पिक्चर दिस। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा है और आपके कदम एक बीच की नरम रेत पर आगे बढ़ रहे हैं। सूरज की लाल किरणें पानी पर चमक रही हैं और साहिल पर टकराती लहरों के शोर में भी एक अजीब सी शांति है। ठंडी समुद्री हवा में मसली सीवीड की एक ऐसी महक है जो सांसों से सीधा दिल की धड़कन को छू जाती है। लेकिन अचानक यह सब बदलने लगता है। हवा में कारतूस की तीखी महक घुल रही है और गोलियों और तोप के गोलों की गरज से आपके पैरों तले जमीन कांपने लगी है। हर तरफ गूंजती दर्द भरी चीखों के बीच समंदर की लहरें भी अब खून सी लाल लगने लगी हैं। आप जहां खड़े हैं वो है फ्रांस के नॉर्मंडी का ओमाहा बीच, दुनिया का सबसे हॉन्टेड बैटलफील्ड। मैं हूं मोजो जोजो और आज ले जा रहा हूं आपको नॉर्मंडी के खून से सने बीचेस पर, जहां 6 जून 1944 को हुआ ऑपरेशन डी-डे का एक ऐसा घमासान युद्ध जिसने आजाद दुनिया की तकदीर का पन्ना हजारों सैनिकों के खून से लिखा। ये है डी-डे के आफ्टरमाथ से जुड़ी कुछ हॉरर कहानियां। द घोस्टली साइड ऑफ डी-डे, अनफॉरगेटेबल हॉन्टिंग्स इन नॉर्मंडी। सिक्स जून 1944 को वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब ऑपरेशन ओवरलॉर्ड, कोड नेम डी-डे के बाद नाजी जर्मनी के अंत की शुरुआत हुई। फ्रांस की हेवीली फोर्टिफाइड कोस्टलाइन पे गोलियों की बौछार में करीब 1.5 लाख एलाइड सोल्जर्स आज़ादी के सबसे बड़े हमले के लिए दौड़ पड़े। सिर्फ ओमाहा बीच पर ही 2000 से ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर्स एक झटके में इतिहास का हिस्सा बन गए। नॉर्मंडी के बीचेस की रेत में उन सोल्जर्स के दर्द और बलिदान की यादें आज भी जिंदा हैं। डी-डे के उस खौफनाक दिन की यादें सिर्फ नॉर्मंडी के बीचेस पे बने मॉन्यूमेंट्स और मेमोरियल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी हैं कई पैरानॉर्मल साइटिंग्स और सुपरनैचुरल फिनोमिना। डी-डे के घोस्टली आफ्टरमाथ की शुरुआत 1952 में ओमाहा बीच पे एक अजीब घटना के साथ हुई। 60 साल की मैरी अपने डॉग के साथ ओमाहा बीच पे टहल रही थी। सनसेट हो रहा था और बीच पे सन्नाटा था। बस सीगल्स की चीखें और लहरों की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन अचानक मैरी का डॉग पीछे कुछ देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। मैरी को लगा शायद सीगल्स होंगे, इसलिए उसने बस हल्की सी मुस्कान के साथ मुड़कर देखा। पर जैसे ही उसने पीछे देखा उसके होश उड़ गए। पीछे रेत पे एक घायल सोल्जर घिसटता हुआ जमीन की तरफ बढ़ रहा था। उसकी अमेरिकन मिलिट्री यूनिफॉर्म खून से लथपथ थी और उसकी एक टांग बुरी तरह जख्मी लग रही थी। मैरी को समझ ही नहीं आ रहा था कि सपना था या हकीकत। उसने हैरानी से उस सोल्जर को पुकारा,
Hey, are you okay? Do you need help? यही वो पल था जब उस सोल्जर ने सर उठाकर मैरी की तरफ देखा और मैरी के कदम वहीं जम गए। उस सोल्जर का चेहरा बिल्कुल सफेद पेल था, जैसे सारी जान उसके चेहरे से निकल चुकी हो, और उसकी आंखें पूरी खाली थीं, गहरी, अंधेरी, जैसे रात का सारा सन्नाटा उन गड्ढों में समा गया हो। खौफ से मैरी जोर से चीखी और ठीक उसी पल वो सोल्जर हवा में धुंध की तरह खुल गया। मैरी का एनकाउंटर जैसे ही गांव वालों तक पहुंचा, नॉर्मंडी में पैरानॉर्मल एक्टिविटी के दबे एक्सपीरियंसेस सामने आने लगे। किसी ने बीच पे जंग की आवाजें सुनी थी, तो किसी और ने सोल्जर्स के सायों को देखा था। एक टीचर ने तो कुछ फैंटम पैराट्रूपर्स को देखने की बात बताई, जो फील्ड में लैंड करने से ठीक पहले गायब हो गए। गांव में ये साइटिंग्स और उससे जुड़े स्पेक्यूलेशंस घर घर तक पहुंचे। लोगों ने दिन ढलने के बाद ओमाहा बीच पे जाना बंद कर दिया और लोकल मछुआरे समुद्र में उतरते वक्त अपने साथ तावीज लेकर चलने लगे। लेकिन नॉर्मंडी में ये घोंसली साइटिंग्स चलती रहीं, और वो रेत पे घिसटता घायल सोल्जर सिर्फ बीच पे नहीं बल्कि और जगहों में भी नजर आया। (1958) की एक घनी काली रात, जॉन मरो की नींद किसी की चीख से खुली। जॉन नॉर्मंडी के यूटा बीच के पास एक छोटे से होटल के ओनर थे। बीच के बिल्कुल करीब होने की वजह से उनके होटल में हमेशा टूरिस्ट का आना जाना रहता था। लेकिन कुछ कमरों, खासकर रूम नंबर 12 से बहुत अजीब कंप्लेंट्स आने लगी थी। होटल के गेस्ट्स आधी रात में ही चेकआउट कर जाते। बोलते कोई आधी रात को दरवाजे पे नॉक करता है और खोलने पर सामने कोई नजर नहीं आता। और आज की रात भी लंदन से आए 2 टूरिस्ट, जिनकी चीख ने जॉन को नींद से जगाया था, थरथराते हुए आधी रात को होटल छोड़कर चले गए थे। जॉन के लिए अब पानी सर के ऊपर जा चुका था। भूतों की अफवाह अब जॉन के बिजनेस के लिए खतरा बनने लगी थी। जॉन को लग रहा था शायद ये सब किसी कंपेटिटर की चाल है, ताकि उनके होटल को हॉन्टेड बता के उसकी रेप्यूटेशन गिराई जा सके। यही सोच के जॉन ने डिसाइड किया कि वो खुद रूम 12 में रात गुजारेंगे और देखेंगे असल में ये राज है क्या। रात के करीब 1 बजे जॉन रूम 12 में पहुंचे। जॉन ने बेड पर बैठकर कुछ देर तक खिड़की के बाहर देखा। पुरानी बड़ी खिड़की के बाहर समुद्र अंधेरे में सिर्फ एक काली खाई जैसा दिख रहा था। लहरों की थपथपाहट की हल्की आवाज रूम के खामोश माहौल को और भी भारी बना रही थी। उनके कान हर छोटी सी आहट को सुन रहे थे और उनकी थकी आंखें हर परछाई को टटोल रही थी। लेकिन सब शांत था, ना कोई आवाज, ना कोई इंसान। आखिरकार थकान के आगे हार मानकर जॉन की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। समय था रात के 2:30 बजे। और फिर कुछ ही देर बाद लगभग 3 बजे जॉन की कच्ची नींद एक अजीब सी आवाज से टूट गई। ऐसी आवाज जैसे कोई कॉरिडोर के पुराने वुडन फ्लोर पे अपना जिस्म घसीटते हुए चल रहा हो और साथ ही दर्द में कराह रहा हो। जॉन बेड पर से उठे ही थे कि दरवाजे पर एक जोर की दस्तक हुई।
उन्होंने तुरंत अपनी फ्लैशलाइट उठाई और दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। जॉन ने पूरा गलियारा देखा, दूसरे कमरे चेक किए, बेसमेंट तक उतर के देखा, लेकिन सब जगह वीराना था। किसी का कोई नामो निशान तक नहीं। धड़कन तेज हो चुकी थी जब जॉन वापस रूम 12 लौट आए। दरवाजा बंद करते ही उन्हें कमरे के अंदर से एक और आवाज सुनाई दी, जिसने उनका खून जमा दिया। एक धीमी सी लेकिन डेस्परेट सी आवाज सुनाई देने लगी, अमेरिकन एक्सेंट में एक दर्द भरी गुहार। Help me, my leg. लेकिन ये आवाज आई कहां से? रूम बिल्कुल खाली था और फिर भी आवाज आती जा रही थी बार बार। जॉन ने कमरे का एक एक कोना चेक किया, अलमीरा, बाथरूम, बेड के नीचे तक, लेकिन कहीं भी कोई नहीं था। सिर्फ वो आवाज जो खुद हवा से निकल रही थी। अब जॉन को यकीन हो गया था कि गेस्ट की कहानियां सच थी। रूम 12 में कुछ तो था। उस रात जॉन को दोबारा नींद नहीं आई। वो बस बेड पर बैठे रहे, खुद से लड़ते रहे और पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। और जैसे ही पहली रोशनी खिड़की से अंदर आई, जॉन ने देखा उनके बिस्तर के बगल में कारपेट पर एक मिलिट्री बूट की परफेक्ट आउटलाइन बनी हुई थी, अभी भी गीली, जैसे समुद्र का खारा पानी उस आकृति में भरा हो। और सबसे खौफनाक बात, वो आउटलाइन सिर्फ एक ही पैर की थी। जॉन के कान में फिर वही आवाज गूंज उठी, Help me, my leg. Help me, my leg. यही दर्द भरी गुहार नौमंडी के एक होटल रूम में फिर से गूंजी थी, और इस बार सिर्फ आवाज नहीं थी। 1999 में अमेरिकन टूरिस्ट एलेना अपनी पोती कैथरीन के साथ नौमंडी में हॉलिडे के लिए आई थी। दूसरी रात जब एलेना अपने कमरे में सोई हुई थी, तब देर रात अचानक किसी के दर्द में कराने की आवाज ने उन्हें जगा दिया। पहले तो एलेना ने सोचा वो आवाज बगल के कमरे या बाहर के कॉरिडोर से आ रही थी, लेकिन फिर भी एक बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग थी कि वो आवाज करीब थी, शायद एलेना के ही कमरे में। एलेना बिस्तर से उठने के लिए पलटी तो ठीक उनके पीछे उन्हें आवाज का सोर्स मिल गया। बिस्तर से कुछ ही कदम की दूरी पे एक आर्मचेयर में एक जख्मी सोल्जर बैठा था, अपनी एक टांग को दोनों हाथों से पकड़े हुए। वो दर्द में कराह रहा था और उसकी आंखों में बसे दर्द और गम ने एलेना को वहीं बिस्तर में जमा दिया। वो चीखना चाहती थी, पर उनकी चीख गले में ही अटक गई। उस सोल्जर का चेहरा देखकर साफ था कि वो कोई जिंदा इंसान नहीं था, पर यह भी एलेना समझ रही थी कि वो उसे डराना नहीं चाहता था, शायद बस अपनी तकलीफ किसी से बांटना चाहता था। खौफ से हिचकिचाते हुए जब एलेना ने उससे उसका नाम पूछा, तो उस सोल्जर ने बोलना शुरू किया। उस सोल्जर ने एलेना को बताया कि वो डी-डे की जंग में शहीद हुआ अमेरिकन आर्मी की 116वीं इन्फेंट्री डिवीजन का कैप्टन मिचेल था। नॉर्मंडी लैंडिंग्स की उस सुबह उसका दल उन एलाइड दलों में से था जो सबसे पहले ओमाहा बीच पर पहुंचे थे, और पहुंचते ही एक मोटर ब्लास्ट में कैप्टन मिचेल ने अपनी एक टांग गंवा दी।
घंटों तक दर्द से भरा वो बीच की रेत में खूनम खून पड़ा रहा और अपने भाइयों को अपनी आंखों से शहीद होता देखता रहा, जब तक एक जर्मन बुलेट ने उसे निशाना बनाकर खत्म नहीं कर दिया। कैप्टन मिचेल ओमाहा बीच को कभी पार नहीं कर पाए और अपनी मंजिल को सामने देखते हुए शहीद हो गए। I never made it home. My mother, she still waits for letters that will never come. फिर कैप्टन ने एलेना से एक ऐसा सवाल किया जो सुनकर एलेना की आंखें भर आई। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। Will you remember us? Will you tell them what happened here? अगली सुबह एलेना अपनी पोती कैथरीन के साथ अमेरिकन सेमेट्री पहुंची और हजारों सफेद कब्रों के बीच चलकर सीधा एक कब्र के पास जाकर रुक गई। उस हेडस्टोन पर लिखा था, कैप्टन मिचेल, 116th इन्फेंट्री डिवीजन, डाइड जून 6, 1944। दोस्तों, डी-डे की घोंसली साइट से और भी कई हॉरर स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। कैप्टन मिचेल के अलावा भी सोल्जर्स की रूहों को देखे जाने के बहुत दिलचस्प किस्से हैं। सबसे रीसेंट इंसिडेंट तो 2019 में रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन इतनी कहानियां एक ही वीडियो में कवर करना मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि हम बाकी स्टोरीज भी आप तक लाएं, तो कमेंट्स में लिख के हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, सब्सक्राइब बटन को थोड़ा प्यार दिखाइए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी ऐसी ही और कहानियाँ मिस ना करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास हमारे चैनल के लिए कोई सजेशंस हैं तो कमेंट्स में लिखना ना भूलें। यू वर वॉचिंग देसी हॉरर डायरीज विद मी मोजो जोजो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।